वेलकम बैक टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। और यहाँ पर आपको मिलेगा पेपर 3 के पूरे 75 क्वेश्चन, जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उस पेपर को खुद अटेम्प्ट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजुअल नेट सीरीज में। और आज हम दिसंबर महीने का 2014 का पेपर 3 करेंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। और ये 11 जुलाई 2020 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन इंडियन आर्ट द टर्म मेधी इज रिलेटेड टू विच डिसिप्लिन फ्रॉम फॉलोइंग। देखिए, जो टर्म है, जो शब्द है मेधी, ये किससे रिलेटेड है? ये स्तूप से रिलेटेड है। ठीक है, स्तूप में जो आर्किटेक्चर होता है उससे रिलेटेड है। आपने देखा होगा जो स्तूप होता है जिसमें यानी बुद्ध की अस्थियां होती है, तो उसके अंदर ये जो ऊपर हर्मिका होती है, छतरी होती है, तो इसके जो चारों तरफ ऐसे गोल घुमा होता है ना, इसी को मेधी कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आता प्रदक्षिणा पथ, फिर ऐसे नीचे वाला स्टेज, और फिर तोरण द्वार, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही बनते हैं हमारे स्तूप का जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा आर्किटेक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा मेधी क्या होता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फिनियल of the famous बृहदेश्वर टेम्पल of तंजावुर represent the form of। देखिए, जो फिनियल होता है उसको हम कलश कहते हैं, और ये बृहदेश्वर टेम्पल है वो फिनियल कलश का ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो तंजावुर टेम्पल है। और बृहदेश्वर टेम्पल हमारा 1010 का निर्मित है राजा राज चोल द्वारा। ठीक है, राजा राज चोल द्वारा। ठीक है, चोल शासक द्वारा बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ककंद बोट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ विच वन ऑफ द एंशिएंट साइट। देखिए, जो ककंद बोट, ये जो प्राचीन नाम है ये है हमारे सांची का। ठीक है, सांची का जो एक प्राचीन नाम ककंद बोट भी है। ठीक है, और ये स्तूप है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी हु इज डिपिक्टेड इन भूमि स्पर्शन मुद्रा अर्थ टचिंग जेस्चर। देखिए, जो भूमि स्पर्शन मुद्रा है, भूमि को स्पर्श करते हुए एक हाथ होता है इसमें। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है अर्थन टचिंग जेस्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक हाथ आपका यानी भूमि से स्पर्शन होगा और आप आलती पालती मार के बैठे होंगे, और कुछ ऐसे ही आपका होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बुद्धा के 5 कैलेस्टल बुद्धा यानी जो बुद्धा के अवतार माने जाते हैं, एक तो ये अक्षोभ्य, अमिताभ, अमोघ सिद्धि और रत्नासंभव, और 5वां है वेरोकाना। ठीक है, 5वां है, 5 माने जाते हैं ये जो कैलेस्टल बुद्धा होते हैं। और इन 5 के अलग अलग सिंबल होते हैं, अलग अलग जेस्चर होती है, और अलग अलग सिंबल, जेस्चर और कलर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और टीचिंग तो बुद्धा की ही चलती है। तो यहाँ पे है भूमि स्पर्शन मुद्रा। भूमि स्पर्शन मुद्रा का जो अवतार है बुद्धा का, वो है अक्षोभ्य से रिलेटेड। ठीक है, अक्षोभ्य वाला जो ये बुद्धा है, कैलेस्टल बुद्धा, इसमें बुद्धा की जो भूमि स्पर्शन वाली मुद्रा है वो दिखती है हमें कि कैसे एक हाथ से वो भूमि को स्पर्श करता है। और इसको अक्षोभ्य को कहते हैं अनशेकेबल, जो यानी स्थिर है बिल्कुल। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, विच म्यूजियम ऑफ द फॉलोइंग हैज बेस्ट कलेक्शन ऑफ गंधार स्कल्पचर। देखिए, गंधार जो स्कूल थे उसके जो स्कल्पचर बने थे, जो कुषाण समय चल रहा था उसमें, यानी गंधार जो स्कूल डेवलप हुआ और वहाँ पे स्कल्पचर्स वगैरह बने। और कनिष्क के समय पे ज़्यादा बने थे क्योंकि उस समय मूर्ति बनना स्टार्ट हो गई थी बुद्ध में। तो ये जो गंधार के जितने भी कलेक्शन है, ज़्यादा कलेक्शन हमें चंडीगढ़ में मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यानी गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। ठीक है, यहाँ पर हमें ये सारे इसके कलेक्शन मिलते हैं, बेस्ट वाले कलेक्शन। इसकी मेरे पास फोटोज़ भी है, मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट हुज बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड इन जनवरी 2014। तो 2014 में सेंचुरी सेलिब्रेट की गई थी एक आर्कियोलॉजिस्ट की। तो ये है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, आर्कियोलॉजिस्ट थे इंडिया के, और इसकी 2014 में बनाई गई। ठीक है, ASI द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, वेयर डिड रोको आर्ट स्टाइल ब्लॉसम, यानी रोको आर्ट स्टाइल कहाँ पर
डेवलप हुआ, तो ये है हमारा फ्रांस के अंदर डेवलप हुआ, और फ्रांस के अंदर ये 1730 के अंदर डेवलप हुआ, और फिर ऐसे ही अपने हाईएस्ट पीक पे गया और देन न्यू स्टाइल में डेवलप हो गया। 8वां क्वेश्चन है, हु पेंटेड द कॉपी ऑफ मानेट्स ओलंपिया। देखिए जो मानेट की ओलंपिया है जिसमें एक न्यूड आपको दिखेगी, तो ये वाली ओलंपिया किसने कॉपी करी है? तो जो यूजीसी है उसने पॉल गॉगिन और हेनरी मैथ्यूस दोनों को माना है। बाकी पॉल गॉगिन के हमें साक्ष्य मिलते हैं कि उसने कैसे मानेट बनाया, यानी कॉपी करी मानेट, यानी मानेट के ओलंपिया को कॉपी करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु पेंटेड द राफ्ट ऑफ मेडुसा। देखिए राफ्ट ऑफ मेडुसा जेरी कोल्ट का बहुत फेमस यानी पेंटिंग है, और इस पेंटिंग में आपको दिखेगा कि कैसे यानी एक यानी जो जहाज का एक टूटा हुआ हिस्सा है उसमें कैसे फिगर्स, यानी अलग ही थोड़ा फील आएगा, इमोशन के साथ है यानी वो सारी चीज़ें। तो ये फ्रांस जेरी कोल्ट ने बनाया ड्राफ्ट ऑफ मेडुसा। और जेरी कोल्ट का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। ये फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है, फ्रांस के, और इनका जन्म हुआ था 1791 में, ठीक है, फ्रेंच आर्टिस्ट है। पिएट मोंड्रियन 1872 में जन्म हुआ इनका, नीदरलैंड की साइड, और ये डच आर्टिस्ट हैं। गुस्ताव कॉर्बेट 1819 में जन्म हुआ, ये भी फ्रांस के रहने वाले हैं। और वास्ले कांडिंस्की ये रशिया के आर्टिस्ट है, इनका जन्म 1866 में हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां पूछता है हमसे, व्हाट इज मीडियम ऑफ पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप डन बाय एफएन सूजा इन 1957। देखिए 1957 में एफएन सूजा ने जो ये पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप वाली पेंटिंग है वो किस में बनाई थी? वो बनाई थी पेन एंड इंक के अंदर, ठीक है। एफएन सूजा एक फाउंडर मेंबर भी थे पैग के प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप, जो 1947 में डेवलप किया गया, बनाया गया, जिसमें एमएफ हुसैन और एहसन रजा वगैरह बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द राजस्थानी स्कूल इज सपोज टू हैव लार्जली प्रोड्यूस पेंटिंग ऑन हंटिंग थीम। जो शिकार के दृश्य बनाए गए हैं वो राजस्थान के कौन से शैली में सबसे ज्यादा बने? तो वो शैली है कोटा शैली। कोटा शैली का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो राजा उमेद का माना जाता है, ठीक है, राजा उमेद का माना जाता है। और उमेद सिंह का जो शौक थे वो शिकार के शौक थे। तो जो चित्रकार होते हैं आपको पता ही है कि जो कोर्ट में होते हैं चित्रकार, जो दरबारी चित्रकार होते हैं, वो राजा के लाइक डिसलाइक के ऊपर पेंटिंग्स बनाया करते थे। तो राजा को यहाँ पे शिकार करना ज़्यादा पसंद था, तो चित्रकार उनके साथ शिकार जाते थे, उनकी पेंटिंग्स बनाते थे, जिसको राजा अप्रिशिएट करता था। तो इसलिए कोटा शैली में सबसे ज़्यादा चित्र बने हमारे शिकार के, ठीक है, जानवरों के, शिकार के, फूल और बहुत सारे, यानी नायक नायिका वगैरह। बट कोटा फेमस है हमारे शिकार के लिए, हंटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछता है, हु पेंटेड द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू। देखिए जो सेंट मैथ्यू की पेंटिंग है वो बनाई गई है कैरावेजो द्वारा, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का पहला आंसर रहेगा। और कैरावेजो को आपको पता ही होगा, इटली का है ये, और 1571 में इनका जन्म हुआ था, कैरावेजो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मॉडर्न क्रूसिबल्स। देखिए क्रूसिबल एक वर्ड है, टर्म है। द मॉडर्न क्रूसिबल फॉर मोल्टन मेटल आर मेड ऑफ। देखिए जब हम मेटल को यानी मोल्ड के लिए मेल्ट करते हैं, यानी उसे पिघलाते हैं, तो उसको पिघलाने के बाद यानी जो जिस बर्तन में हम स्टोर करते हैं उसे कहते हैं क्रूसिबल, ठीक है। क्रूसिबल कहते हैं उस बर्तन को जिसमें पिघला हुआ वो मेटल हम स्टोर करते हैं और आगे मोल्ड में डालते हैं, ठीक है, उसको क्रूसिबल कहते हैं। तो ये किस चीज का बना होता है क्रूसिबल, वो बताना है। तो ये क्रूसिबल बना होता है हमारा ग्रेफाइट का, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा यानी डिग्री में गर्म लोहा या कोई सा भी मेटल इस ग्रेफाइट वाले क्रूसिबल इस बर्तन पर असर नहीं करता, ठीक है। तो हमारा 13वें का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, अ स्कल्प्टर हु मेड वर्क्स
दैट हैंग रेदर देन स्टैंड। एक मूर्तिकार बताना है जो अपने स्कल्पचर को हैंग करता है, टांगता है, यानी उसकी वजह रखने की वजह टांगता है। तो ये है ईवा हेस। ईवा हेस के जो स्कल्पचर है वो आपको देखोगे तो ये धागों से धागे दिखेंगे आपको, कपड़े दिखेंगे लटकते हुए, हैंग होते हुए, तो उससे ये इसने स्कल्पचर वगैरह तैयार किया है। ठीक है, ईवा हेस का ये है आपका। और अनीश कपूर के जैसे क्लाउड गेट वगैरह ये बहुत फेमस है, यानी बड़े बड़े काम करता है, जैसे क्लाउड गेट हो गया। इजराइल का भी बनाया था अपसाइड डाउन वाला, ऐसा करके था उसमें, यानी स्काई वाला फील आता है। क्लाउड गेट तो एकदम ऑसम था। और ऐसे ही अनीश कपूर तो बहुत फेमस है, और यूजीसी का भी फेमस है, ठीक है, यानी फेवरेट है। हेनरी मूरे, रशेल विटनेस, ये भी स्कल्पटर है महान। 15वां क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड बाय। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर तो ये होगा डिहाइड्रेट ऑफ जिप्सम। मैं इसको बताता हूँ, जो जिप्सम के क्रिस्टल होते हैं उसको हीट किया जाता है, ठीक है। उसको हीट करने के बाद उसके जो पाउडर फॉर्म में होता है उसको यानी पानी वानी के साथ मिक्सचर करके, और ऑक्सीजन तो हमें हवा में वैसे मिल जाता है, तो उसकी सहायता से हमारा प्लास्टर तैयार किया जाता है। तो हमारे जिप्सम का बहुत अहम भूमिका होती है टू मेड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द टेराकोटा आर्मी ऑफ हैन डायनेस्टी इन चाइना वॉज बिल्ड फॉर सेंचुरी बिकॉज। देखिए जो हैन डायनेस्टी के दौरान चाइना के अंदर जो टेराकोटा आर्मी बनी थी ना, यानी टेराकोटा की यानी आर्मी बनाई गई थी, बिल्कुल सेना एकदम रियल लाइफ साइज की, ठीक है। तो ये दफनाई गई क्योंकि उनके जो रिचुअल्स वगैरह थे, द स्कल्पचर वर मीन्ड हिडन नहीं पार्ट फंडियल रिचुअल, हाँ, तो उनके जो रिचुअल थे उनके यानी अनुसार ये दफनाई गई पूरी आर्मी को। और इसमें ना आप देखना 8000 करीब सैनिक टेराकोटा की मूर्तियां बना के लाइफ साइज की सैनिकों को यानी दफनाया गया। और 8000 से ज़्यादा सैनिक थे, उसमें घुड़सवार भी थे, 400 से ज़्यादा घुड़सवार और करीब 700 से ज़्यादा घोड़े, ठीक है। तो इतने सारे यानी क्वांटिटी में इतने सारे लोग एकदम से दफनाया ठीक है। तो इसके साक्ष्य वगैरह बाद में मिले थे, एक किसान द्वारा खोजा गया था इसे बाद में, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोलता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्टिस्ट टू हार्नेस टेलीविजन सिग्नल टू मेक इंटरेक्टिव स्कल्पचर वाज। देखिए जो टेलीविजन सिग्नल का यूज़ करके इंटरेक्टिव स्कल्पचर क्रिएट करने का यानी जो क्रेडिट है वो जाता है, वो उस आर्टिस्ट का नाम है नाम जोइन पार्क। ये एक कोरियन आर्टिस्ट है, अमेरिकन कोरियन आर्टिस्ट, और इन्होंने अपने यानी एक्सप्रेस किया थ्रू आर्ट की कैसे हम टेलीविज़न का एक इंटरेक्टिव मीडियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर इन द इंडियन म्यूजियम कोलकाता इज मेड ऑफ। बोधिसत्व की अवलोकितेश्वर वाली मूर्ति इंडियन यानी जो कोलकाता में रखी हुई है म्यूजियम के अंदर, वो किस पदार्थ से बनी है। तो यूजीसी ने इसका आंसर ऑल माना है, ठीक है। ये बोनस था, जो भी अटेम्प्ट करता उन सभी के लिए बोनस था। और वैसे ये जो मूर्ति है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ये ब्रॉन्ज की तो नहीं, ये कॉपर की अराउंड होनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है, नेम द टूल इन कैलीग्राफी। कैलीग्राफी के अंदर जो टूल है यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताना है। टॉटर बॉल पेन अलग हो जाएगा, रीड हो जाएगा कैलीग्राफी के लिए। देखिए रीड वाले जो पेन होते हैं वो बैम्बू के स्टिक होते हैं बेसिकली, आपने देखे होंगे, जो एक ऐसे बैम्बू सा होता है, थोड़े से हार्ड होते हैं, जो कंट्रोल लाइन भी इससे आप क्रिएट कर सकते हो, कहीं से थिन तो कहीं से थिक, तो इसको बार बार इंक में डिप करना पड़ता है। तो ये रीड पेन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, सीसी इज मेजर यूनिट इन। देखिए सीसी का मतलब होता है कॉलम सेंटीमीटर, जो न्यूज़पेपर में यूज़ की जाती है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
21वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फ़ॉन्ट। जो फ़ॉन्ट का नाम नहीं है वो बताना है। गैरामाउंट फ़ॉन्ट है, बोधोनी फ़ॉन्ट है, कैसलोन फ़ॉन्ट है, बट कॉलिन्स फ़ॉन्ट नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और एक एक करके मैं इसके बारे में बताता हूँ। जो गैरामाउंट फ़ॉन्ट है वो क्लाउड गैरामाउंट द्वारा इन्वेंट किया गया था और इसके सरनेम पर ही ये फ़ॉन्ट पड़ गया। क्लाउड गैरामाउंट है इसके जो इन्वेंट किया था। फिर बोर्डोनी की बात करें तो जियोम बतिस्ता, ठीक है, जियोम बतिस्ता, ये इसका यानी जियोम बतिस्ता बोर्डोनी पूरा नाम है और सरनेम इसी फ़ॉन्ट पे बाद में पड़ गया बोर्डोनी। और कैसलोन, इसका नाम है विलियम कैसलोन, विलियम कैसलोन, और फिर सरनेम इसका फ़ॉन्ट में आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो इन्वेंट करने वाला है ज़्यादातर जो उनके सरनेम होते हैं वही फ़ॉन्ट का एक स्टाइल बन जाते हैं, एक यूनिक नेम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉलिन वाला हमारा कोई फ़ॉन्ट नहीं है। बाकी तीनों के मैंने इन्वेंटर भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु सेड एडवर्टाइजिंग इज ग्रेटेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये स्टेटमेंट थी मार्शल मैकलुहान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टर्म इन्वर्टेड लैंडस्केप, ये जो शब्द है इन्वर्टेड लैंडस्केप, यूज इन एडवर्टाइजिंग रेफर टू। देखिए एडवर्टाइजिंग में ये यूज होती है वाइडर एडवर्टाइजमेंट के लिए, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है ना, उसके लिए ये यूज होते हैं इन्वर्टेड लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज ग्लॉसरी इन प्रिंटिंग बुक। देखिए ग्लॉसरी एक प्रकार की डिक्शनरी टाइप कह सकते हो आप, जिसमें यानी बुक के कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसका यानी रियल मीनिंग छिपा होता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, जैसे कि आपको पता नहीं था कि सूप के अंदर मेथी क्या होता है, तो मैंने बताया, तो वो जो शब्द है वो एक टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं, एक आर्कियोलॉजी यानी आर्किटेक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये ग्लॉसरी होते हैं जो प्रिंट के यानी बुक के लास्ट पेजेस में हमें प्रिंट यानी देखने को मिलता है, जिसमें ऐसे टेक्निकल वर्ड्स का जिक्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर कंटेम्प्रेरी प्रिंट मेकिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। देखिए प्रिंट मेकिंग कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर, तो आपको बताया था मैंने गोवा के अंदर 1556 में इंट्रोड्यूस हुआ हमारा प्रिंट मेकिंग। और इसके अंदर यानी जो कॉलेज था वो जिसॉर्ट वाला था, जिसॉर्ट सेंट पॉल कॉलेज। ठीक है, सेंट पॉल कॉलेज था। और इसने जो बुक छापी थी सबसे पहले वो क्रिश्चियन धर्म के यानी प्रचार प्रसार के लिए था, आगे उसका भी नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, नेम द अर्लीस्ट सर्वाइविंग कॉम्पिलेशन प्रिंटेड इन गोवा। देखिए जो सबसे पहले इंडिया के अंदर गोवा के अंदर जो सबसे पहले बुक पब्लिश हुई, प्रिंट हुई, तो वो थी कंपेडिया स्पिरिचुअल दे वाइड, और लास्ट में आएगा क्रिस्टा। इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। तो ये पूरी एक बुक है जो इंडिया की सबसे पहली बुक थी जो प्रिंट हुई थी। ठीक है, और ये बुक थी क्रिश्चियन धर्म का प्रसार के लिए। आपको यानी दिख जाएगा क्रिश्चियन, क्रिस्टा से क्रिश्चियन और स्पिरिचुअल, तो ये क्रिश्चियन धर्म को प्रचार प्रसार के लिए ये प्रिंट प्रेस खोली गई और ये वाली बुक सबसे पहले छापी गई। 27वां क्वेश्चन है द इंटैग्लो प्रिंटिंग इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस बाय। इंटैग्लो प्रिंटिंग इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले थे बार्थलोमेव ज़िगनबर्ग, ज़िगनबर्ग है पूरा नाम। ठीक है, तो इन्होंने दानिश मशीनरी के अकॉर्डिंग आए थे, ये दानिश मशीनरी के अकॉर्डिंग आए थे, और तमिलनाडु के अंदर इन्होंने अपनी ये इंटैग्लो वगैरह खोली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज ऑल्सो प्रिंट मेकर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए प्रिंट मेकर बताना है, तो रेम्ब्रांड प्रिंट मेकर के साथ साथ आर्टिस्ट भी है, और राफेल पेंटर है, माइकलेंजेलो पेंटर है, स्कल्प्टर है, कनोवा एक आर्टिस्ट है। तो हमारा आंसर होगा ए, रेम्ब्रांड जो प्रिंट मेकर भी है पेंटर के साथ साथ। रेम्ब्रांड का जन्म 1606 नीदरलैंड में हुआ, ये भी नॉलेज आप अपने ऐड कर लेना नोट्स में। 29 क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच टूल हैज मशरूम शेप्ड हैंडल। देखिए मशरूम शेप का हैंडल किसका होता है, तो ये होता है ब्रुइन का। ठीक है, बर्निशर का अलग होता है, मटोयर अलग होता है, रोलेट का अलग होता है।
तो ये होता है बुलिन का, ठीक है, प्रिंट मेकिंग के अंदर। और ये जो शब्द है इनका भी थोड़ा ध्यान रखना, बर्निशर क्या होता है, मटोर क्या होता है, रोलेट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई पॉइंट इन एनग्रेविंग। ड्राई पॉइंट क्या होता है एनग्रेविंग के अंदर? इट इज़ अ लाइन एनग्रेविंग ऑन हार्ड मेटल सरफेस, बिल्कुल सही। इट इज़ टेक्निक वेयर नो लिक्विड इज यूज, ये गलत है। इट इज़ प्रोसेस वेयर पाउडर इज यूज, प्रिंटिंग नहीं, नन ऑफ द अबव। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हम नीडल की सहायता से प्लेट को एच करते हैं, ठीक है, तो इसी को हम ड्राई पॉइंट एचिंग कहते हैं, एनग्रेविंग कहते हैं। तो हमारा 30वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को हमें क्रोनोलॉजी के अनुसार लगाने हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा ये सैलिनी। इसका पूरा नाम है बेलवेंटो सैलिनी, और सैलिनी का जन्म इटली के अंदर हुआ और ये 1500 का है, ठीक है, 1500 का इसका बर्थ है। इसके बाद आता है लोरेंजो गिबर्टी, इसका 1378 का जन्म है, ये भी इटली का ही कलाकार है। फिर आता है डोनाटेला 1386 में जन्म हुआ इसका। फिर आता है माइकलेंजेलो 1475, और ये चारों ही कलाकार इटली के कलाकार हैं, ठीक है। सीक्वेंस आगे पीछे होने की वजह से यूजीसी ने इसका जो आंसर है वो ऑल दिया है, मतलब बोनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द मॉन्यूमेंट। सबसे पहले आएगा हमारा हागिया सोफा, जो पहले एक चर्च था, कॉन्स्टेंटाइन प्रथम द्वारा बनाया गया इसे 537 में, और फिर इसके बाद ये मस्जिद बनी, फिर अब मॉन्यूमेंट है ये हागिया सोफिया का, ठीक है। रिम्स कैथेड्रल का समय था 1211 से लेकर 1345 के बीच का, यानी निर्माण कार्य 1345 तक ये बन गया था रिम्स कैथेड्रल का। फिर आता है मेडिसी पैलेस 1444 में बना। फिर आता है सेंट पीटर्स बेसिलिका, ये बना था 1626 के अंदर। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मॉन्यूमेंट। देखिए मॉन्यूमेंट के जो क्रोनोलॉजिकल समय के अनुसार है वो हमें ऑर्डर यानी लगाने करेक्ट। तो सबसे पहले आएगा कुवैत उल इस्लाम, ये जो मस्जिद है ये कुतुब मीनार के ही कॉम्प्लेक्स में बनी हुई है, और इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, और ये बनी है 1193 के यानी सन में बनी है। फिर आता है सुल्तानगरी जो 1231 का है। फिर टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम बिहार के अंदर है, और ये बना था 1545 में। फिर आता है रेड फोर्ट जो 1639 से 48 के बीच बनकर तैयार हुआ, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समय के अनुसार हमें लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा पीटर पॉल रूबेंस, इसका जन्म 1577 में हुआ और ये जर्मनी का रहने वाला है। फिर आते हैं वर्मीर, जॉनस वर्मीर, इनका जन्म 1632 में होता है और ये एक डच पेंटर है यानी आर्टिस्ट है और नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था। जॉन कॉन्स्टेबल आते हैं इसके बाद जो यूके के रहने वाले हैं और 1776 में इनका जन्म हुआ यूके। फिर आते हैं सल्वाडोर डाली जो 1904 में जन्मे, एक स्पेनिश कलाकार और अपने सर रियलिज्म वर्क से इन्होंने धूम मचा दी स्पेनिश, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू सम्रांगन सूत्रधार। देखिए जो ये ग्रंथ है सम्रांगन सूत्रधार, इसके अनुसार हमें यानी इस बुक के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हमें चीज़ों को सही क्रम में लगाना है। तो यूजीसी ने इसको सारों को करेक्ट माना है, सारे यानी आंसर को करेक्ट माना है। तो ये वाली जो बुक है सम्रांगन सूत्रधार, इसके अंदर हमें यानी भूमि बंधन के बारे में पता चलता है कि जैसे जो दूर दूर की जो भूमि थी उसको कैसे नापा जाता था, क्या मेजरमेंट थे, ठीक है। फिर उसका यानी उस भूमि का रेखा क्रम कैसे करना है, फिर उसके ऊपर जो दीवार वगैरह खड़ी करनी है, लेखकम उसके पेपर्स वगैरह, उसके कुछ प्रूफ्स वगैरह कैसे करना है, तो वो सारी हमें सम्रांगन सूत्रधार में मिलती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 36, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द पेंटर्स। देखिए चित्रकार को हमें उनके सही क्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले मीर सैयद अली आएगा, बिल्कुल सही। मीर सैयद अली और अबू सम्मद शिराजी, ये दोनों हुमायूं लेके आया, हुमायूं, ठीक है, अपने दरबार में। और फिर इसके बाद आएगा मंसूर जहांगीर का नहीं, बसावन, मौलाराम बसवाना है। तो फिर इसके बाद आएगा बसावन। बसावन अकबर के समय का चित्रकार है, ठीक है, बसावन अकबर के काल का चित्रकार है। फिर आता है मंसूर, मंसूर है जहांगीर के समय का कलाकार। फिर आएगा मौलाराम जो पहाड़ी कलाकार है, और मौलाराम पहाड़ी कलाकार है और गढ़वाल का है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा, ठीक है, डी सही होगा। मीर सैयद अली हुमायूं का, बसावन अकबर, मंसूर जहांगीर, मौलाराम पहाड़ी शैली का चित्रकार है, गढ़वाल शैली का, ठीक है। तो ये हमारा सही सीक्वेंस लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 37, चूज द करेक्ट रिवर्स ऑर्डर ऑफ कलर स्कीम। देखिए हमें रिवर्स करना है कलर स्कीम को, ठीक है। तो रिवर्स करेंगे तो प्राइमरी सबसे लास्ट में आएगा, तो ये रहा सबसे लास्ट में प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद आता है टर्टरी एंड देन क्वार्नरी। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 37 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग डिजाइन। एडवर्टाइजिंग का जो डिजाइन स्ट्रक्चर है उसको हमें बताना है सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे उनके अकॉर्डिंग, उनके लाइक डिसलाइक के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, और फिर कम्प्रहेंसिव डिज़ाइन करेंगे, और देन फाइनल। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 39 है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द प्रिंटिंग इन्वेंशन। प्रिंटिंग के अनुसार जो आएगा उसे हमें इन्वेंट के अनुसार हमें लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा वुड टाइप ही आएगा, हमारा वुड टाइप। वुड के बाद हमारा मेटल टाइप आएगा, फिर डॉट मैट्रिक्स और लेज़र। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आएगा ऑफसेट आएगा सबसे पहले, फिर सेरीग्राफी, जीरोग्राफी, लेज़र प्रिंटिंग। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑफसेट बेसिकली क्या होता है, यानी सिलेंडर लगे होते हैं लंबे लंबे, और इसमें पहले यानी प्रिंट हमारा प्लेट में आता है, प्लेट से रबर ब्लैंकेट पे आता है, फिर रबर ब्लैंकेट से हमारे पेपर पे आता है। तो ऑफसेट वाला ये प्रोसेस है। सेरीग्राफी, जो सिल्क स्क्रीन होती है उसी को सेरीग्राफी कहता है। जीरोग्राफी फोटोग्राफी, और लेज़र प्रिंटिंग जिससे यानी प्रिंट लेज़र के थ्रू प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है, उसे लेज़र प्रिंटिंग कहते हैं। तो 40वें का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कलर स्कीम इन मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अनुसार हमें कलर स्कीम लगानी है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। CMY के सियान, मेजेंटा, येलो और क्रिप्टन ब्लैक। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्निक्स। टेक्निक्स को हमें सही सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले वुड कट आएगा बेसिकली, फिर वुड इंग्रेविंग, मेटल इंग्रेविंग, लिथोग्राफी। बिल्कुल सही है ये वाला पहला यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वुड मैं आपको इनके सन भी बता देता हूँ। वुड जो कट आया वो 220 AD के अंदर चाइना के अंदर आया, ठीक है। फिर वुड इंग्रेविंग ये आया UK के अंदर देखा गया सबसे पहले, और ये 18वीं सेंचुरी में आया। फिर आता मेटल इंग्रेविंग। मेटल इंग्रेविंग 1430 में देखा गया सबसे पहले। फिर आएगा हमारे लिथोग्राफी जो 1796 में सेनफील्डर के द्वारा लिथोग्राफी का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ। तो ये थे हमारे सीक्वेंस के अनुसार। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा, टेक्निक के अनुसार भी और डेट वाइज भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑर्डर डिड ह्यूमन डेवलप देयर टेक्निकल स्किल।
टेक्निकल स्किल कैसे ह्यूमन डेवलप करते हैं हमारे आर्ट के अंदर। तो देखिए, हम तो सबसे पहले अगर बच्चे को सिखा रहे तो सबसे पहले क्ले मॉडलिंग में वो फॉर्म वगैरह देखेगा और जानेगा कि कैसे क्या होता है। फिर वुड कार्विंग करना चाहिए उसे। वुड कार्विंग से उसे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि शेप को कैसे बाहर से कार्व करना है। क्ले से तो ऐड करना सीखेगा, कार्विंग से थोड़ा रिमूव करना सीखेगा। फिर आएगा स्टोन कार्विंग में, थोड़ा सा हैवी वर्क होगा इस पर। फिर मेटल कास्टिंग। तो हमारा बी ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है हमें, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सेलेक्ट इन ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी, समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले हमारे देवी प्रसाद राय चौधरी आएंगे, 1899 में इनका जन्म हुआ था। फिर आएगी ज्योत्सना भट्ट। ज्योत्सना भट्ट का जन्म हुआ था 1947 में। फिर आएंगे पी आर दरोज। पी आर दरोज का जन्म हुआ 1944 और आंध्र प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। फिर आते विनीत कक्कर। इनका यानी डेट बर्थ मैंने ढूंढने की कोशिश करी बट नहीं मिला, और ये काफ़ी यंग है तो ये लास्ट में ही आएंगे, और यूजीसी का भी आंसर यही है, तो हमारा ये भी आंसर सही होगा। तो 44वें का पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर सैंड कास्टिंग। देखिए, सैंड कास्टिंग के लिए ये जो सीक्वेंस है हमें वो बताना है। तो सबसे पहले होता है मेकिंग द पॉजिटिव मोल्ड, टेकिंग इम्प्रेशन कोड्स। तो सबसे पहले वही मोल्ड लेते हैं हम। मोल्ड के बाद पहले हम एक मोल्ड ले लेंगे अपने सैंड के ऊपर और कोट विथ शेलिक एंड टैल्कम, इन दोनों का यानी मिक्स करके एक कोट लगाते हैं। और टेकिंग द इम्प्रेशन, और जो सैंड होती है उसके ऊपर हम किसी मेटल का या किसी यानी जो मूर्ति हमने बनानी है मेटल के अंदर, उसका हम उस सैंड के ऊपर इम्प्रेशन ले लेते हैं, छाप छोड़ देते हैं, ठीक है, उससे छाप ले लेते हैं। एंड देन पोरिंग ऑन मोल्टेन मेटल, फिर जो हम उसके अंदर डाल देते हैं क्या, पिघला हुआ मेटल, ठीक है, जिसे हमने गर्म करके मिक्स किया था उसे हम डाल देते हैं और ठंडा होने पे छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद वो हमारे सामने मूर्ति तैयार होती है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस होगा, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, असर्शन कहता है एज कंपेयर टू मार्बल स्कल्पचर वेरी फ्यू मोन्यूमेंटल स्कल्पचर इन मेटल फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक हैव सर्वाइव इन आवर टाइम। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मार्बल के स्कल्पचर, संगमरमर के पत्थर के जो स्कल्पचर हैं उससे कंपैरिजन किया जाए ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स को, तो ग्रीक समय के जो स्कल्पचर है ब्रॉन्ज के, वो हमारे समय तक बहुत कम बच पाए हैं, ठीक है। मार्बल से कंपैरिजन करने पर जो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर है वो कम बच पाए, ठीक है। तो ये सही बात है, और क्योंकि इसका रीजन दिया जा रहा है बिकॉज मेटल स्कल्पचर वर यूजुअली मेल्टेड बाय द सब्सिक्वेंट रिजाइम फॉर रीयूज। ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो उनके प्राचीन राजा वगैरह थे, रिजाइम थे, उन्होंने रीयूज किया ब्रॉन्ज का और अपने यानी कई कामों में लिए, जिसकी वजह से वो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर को यानी उन्होंने पिघलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो दोनों हमारे एकदम करेक्ट है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, असर्शन कहता है अ स्कल्पचर पार्क इज एक्विवेलेंट ऑफ अ वाइट क्यूब गैलरी। एक जो स्कल्पचर पार्क है वो वाइट क्यूब गैलरी के इक्विवेलेंट है। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज बोथ एस्पायर टू कंडीशन ऑफ न्यूट्रलिज्म। देखिए, न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, ना ही हमें ज़्यादा दुख हो रहा होता है ना ज़्यादा खुश हो रहा है, हम एकदम नॉर्मल भाव में, शांत भाव में रहते हैं। तो यही बात की जा रही है असर्शन में कि जो स्कल्पचर पार्क है इज इक्विवेलेंट टू वाइट क्यूब गैलरी, जहाँ पर हमें न्यूट्रलाइज किया जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो जो इसका आंसर होगा बोथ आर करेक्ट होगा, क्योंकि बात सही है दोनों की, तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 क्वेश्चन असर्शन कहता है रॉडिन स्कल्पचर्स आर नोन फॉर स्पॉन्टेनिटी। बिल्कुल, रॉडिन की जो स्कल्पचर में स्पॉन्टेनिटी दिखती है। रीजन कहा जा रहा है बिकॉज ही वाज स्कल्पटिंग आफ्टर लाइव मॉडल, क्योंकि वो जो स्कल्पचर बनाता था बिल्कुल लाइव मॉडल को देखकर बनाता था, तो ये गलत है।
अगर वो 24 घंटे काम कर रहा है तो कोई लाइव मॉडल 24 घंटे नहीं खड़ा हो पाएगा, नहीं बैठा पाएगा। ठीक है, तो हमारा रीज़न गलत है, असर्शन हमारा सही है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 असर्शन कहता है एडवर्ड मंच इज अ वेल नोन पेंटर हु ऑल्सो डिड सम वर्क इन वुड कट एंड लिथोग्राफी। बिल्कुल सही, एडवर्ड मंच ने लिथोग्राफी और वुडग्राफी में भी काम किया, वुड कट में। रीजन दिया जा रहा है एडवर्ड मंच इज यानी सेल्फ पोर्ट्रेट, जो एडवर्ड मंच का सेल्फ पोर्ट्रेट है विथ स्केलेटन आर्म वाला, इज डन विथ एन एचिंग नीडल एंड इंक मेथड। जो इसने बनाया एचिंग नीडल्स की सहायता से इंक मेथड यूज करके। तो बोथ आर करेक्ट होगा हमारा आंसर, क्योंकि जो इसका स्केलेटन आर्म वाला स्कल्पचर यानी सेल्फ पोर्ट्रेट है वो एचिंग यानी नीडल का यूज करके बनाया है और इंक मेथड से बनाया है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन कहता है एचिंग प्रिंट कैन बी मेड यूजिंग वुड और सॉफ्ट सरफेस। बिल्कुल गलत है, सॉफ्ट सरफेस पर जो एसिड होता है एचिंग से तो वो नहीं हो पाएगा उससे प्रिंट ना। तो इसका रीजन देखते हैं, एचिंग इज इजी एंड फास्ट प्रोसेस। एचिंग कभी ना इजी होता है और ना ही फास्ट प्रोसेस होता है। इट्स टेक टाइम एंड केमिकल होता है, और इजी तो कभी भी नहीं होता, बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा बोथ आर इनकरेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा डी हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 असर्शन कहता है प्रिंट मेकिंग इज अ methodology of visual communication and expression through use of form, space and design। प्रिंट मेकिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये कम्युनिकेट करती है थ्रू फॉर्म, स्पेस एंड डिज़ाइन। तो असर्शन सही है। रीज़न देखते हैं, समथिंग द टर्म ग्राफिक आर्ट इज यूज इंटरचेंजेबल ड्यू टू ओवरलैपिंग स्किल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। और प्रिंट मेकिंग को कभी कभी ग्राफिक आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो बिल्कुल ऐसा ग्राफिक वाला फील देते हैं। तो बोथ आर करेक्ट है हमारा आंसर, तो ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52वां असर्शन कहता है तुगलक आर्किटेक्चर स्टाइलिटिकली शोज प्रेफरेंस फॉर मैसिव एंड बार्टर्ड वॉल। देखिए, जो तुगलक थे वो अपनी जो दीवार बनाते थे काफ़ी बार्टर्ड बनाते थे, मैसिव बनाते थे, यानी इतनी थिक होती थी एक तरफ से, इतनी यानी टेढ़ी हल्की सी तिरछी बार्टर्ड होती थी, और इतनी मोटी होती थी जिससे यानी दीवार काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। ठीक है, तो ये रीज़न दिया जा रहा है बिकॉज दे ऐड मोर स्ट्रेंथ टू डिफेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। बिल्कुल, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बनाने के लिए वो दीवारों को इतना मजबूत बनाया जाता था कि वो एक तरह से तिरछी होती थी दीवार। तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 असर्शन कहता है प्लेटो इन रिपब्लिक हैज कंडम्ड आर्ट को कंडम किया है प्लेटो ने। बिल्कुल सही। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज आर्ट आर मीन्स ऑफ कैथारसिस, क्योंकि आर्ट जो है मीन है कैथारसिस का। तो इसका जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है। प्लेटो ने कंडम किया था आर्ट को, कहा था कि ये सही नहीं है, क्योंकि प्लेटो ने माना था कि जो आर्ट है वो जो सच है ट्रुथ से, सच से 3 गुना दूर है। ठीक है, 3 टाइम दूर है। ठीक है, जैसे हमने लैंडस्केप देखा, उसको हमने पेंटिंग में बनाया, तो लैंडस्केप पहले भगवान ने बनाया भगवान की जो कृति है उसकी कॉपी हमने पेपर पे करी, तो ये दुगनी दूरी फिर तिगनी दूरी ऐसे, यानी पहली भगवान ने जो कॉपी करी वो पहली दूरी, फिर दुगनी दूरी जो हमने उसको इस पेपर पर उतारा, ऐसे 3 गुना दूरी पर आर्टिस्ट खड़ा है। ऐसे ही उनकी यानी जो प्लेटो की थ्योरी है वो आर्ट को कंडम करता है, क्योंकि वो बोलता है कि जो अगर आपने कुछ क्रिएट भी करा है ना, जैसे चारपाई बनाने वाला चारपाई बनाता है और आपने पेंटिंग बना दी चारपाई की, तो वो प्लेटो ये कहता है कि चारपाई बनाने वाले के दिमाग में जो विचार आया वो भगवान का दिया हुआ है, भगवान की यानी वो कॉपी है उसके दिमाग में। जब उसने बना दी तो वो सत्य से दूसरी यानी दुगनी पे चला गया, और आपने चारपाई बना के सच से 3 गुना डिस्टेंस बना ली। ठीक है, तो ये ऐसे प्लेटो की थ्योरी है और वो कंडम करता है आर्ट को।
ठीक है, तो हमारा असर्शन सही है बट रीजन गलत है, 8 करेक्ट नॉट करेक्ट, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 असर्शन कहता है फ्रॉम गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड रिवर गॉडेस वर यूज टू कार्व डोर जैम्स ऑफ एंट्रेंस ऑफ ब्राह्मणिकल टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। देखिए, जो नॉर्थ इंडिया के जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं उसमें आपने देखा होगा जो द्वार के पास द्वारपाल होते हैं, तो जो नॉर्थ में मंदिर होते हैं उसके यानी द्वारपाल होती है नदी देवी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इनकी मूर्तियां होती है। इनकी मूर्तियां लगाई जाती थी क्योंकि इन नदियों को पवित्र माना जाता था और इनके पानी के छिड़काव से जो अंदर प्रवेश करता था वो पवित्र हो जाता था। उस रीजन के अकॉर्डिंग इनको यानी गेट पे लगाया गया था मूर्तियां। इसका रीजन देखते हैं, बिकॉज रिवर वर मेन लाइफ लाइन ऑफ कल्चर, सिविलाइजेशन एंड ट्रेड। ये तो बिल्कुल सही है रीजन, बट ये वाला रीजन भी सही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो बोथ आर हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 असर्शन कहता है सेंट सेरिफ टाइपफेस हैज लाइन्स एट द एंड ऑफ द स्टेम एंड आर्म ऑफ द लेटर। देखिए, जो सेंट सेरिफ में होता है उसके यानी किनारे निकले होते हैं और ऐसा होता है, ये असर्शन में कहा जा रहा है, जो कि गलत है। सेरिफ कहता तो मान लेते हैं, बट सेंट सेरिफ में बिल्कुल सिंपल वाले फ़ॉन्ट होते हैं। अगर टी बनाना है तो ऐसा बनेगा, टी बनेगा तो ऐसा बनेगा, और सेरिफ की बात करी जाए तो उसके किनारे निकल जाते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया। तो असर्शन हमारा गलत है। रीजन देखते हैं, सेंट सेरिफ टाइपफेस हैज टाइपिकली करेक्टर ऑफ थिन एंड थिक स्टॉक एंड द स्टेम द आर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि कहीं से थिक और कहीं से थिन और थिक होते हैं। तो सेंट सेरिफ बिल्कुल नॉर्मल होता है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। और सेरिफ की बात की जाए तो सेरिफ की डिटेल यहाँ पे दी जा रही है, तो बोथ आर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 असर्शन कहता है द सेल ऑफ फेमस ब्रांड वॉक्सवैगन कार्स सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो वॉक्सवैगन की कार्स थी वो हर जगह सेल होने लगी, फेमस होने लगी। तो इसका रीजन दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स फेमस कैंपेन एट 60 माइल एन आवर लाउडेस्ट नॉइज इन द कार कम फ्रॉम द इलेक्ट्रिक क्लॉक। तो जो रीजन है वो गलत है। जो ये कैंपेन था एट 16 माइल, इसकी वजह से उसकी सेल नहीं बढ़ी। तो हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा ए एंड आर बोथ आर नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 असर्शन कहता है अ टाइपोग्राफर ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्रिएटिव डिपार्टमेंट वर्क्स इन क्लोज एसोसिएशन विथ आर्ट डायरेक्टर। बिल्कुल सही है। जो टाइपोग्राफर होता है वो आर्ट डायरेक्टर के साथ मिलकर काम करता है। और रीजन देखते हैं, बिकॉज ही फाइंड आउट और इन्वेंट्स टाइपफेस दैट मीट्स द टोन एंड मूड ऑफ द एडवर्टाइजिंग। बिल्कुल सही रीजन दिया गया यहाँ पे। जो एडवर्टाइजिंग में मूड और जो टोन होता है वो टाइपफेस से मिलना जरूरी है और उसी का ध्यान रखा जाता है। तो पहले टाइपोग्राफर होते थे, अब नहीं होते टाइपोग्राफर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। अब तो यानी नॉर्मल फॉन्ट नेट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लिए जाते हैं और क्रिएट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे बोथ आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 असर्शन कहता है वैन गोग वाज क्रिएटिंग इमेंस टेक्सचर ऑन पेंटेड सरफेस बाय पेंट इटसेल्फ। जो वैन गोग है वो इमेंसिव टेक्सचर क्रिएट करता है ऑन पेंटिंग सरफेस बाय पेंट इटसेल्फ, खुद पेंट करके। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज ही वाज यूजिंग ग्लेज, क्योंकि वो जो ग्लेज वाली पॉलिश होती है वो यूज करता था। तो ये गलत है रीजन, और असर्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 59 असर्शन कहता है इन द फ्रेस्कोस ऑफ माइकलेंजेलो वन कैन सी वेरी डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ रिलीफ
आप उसके अंदर एकदम साफ लाइंस देख सकते हो माइकलैंजेलो के, जो रिलीफ है फ्रेस्को बनाया उसने। रीजन है बिकॉज ही वॉज बेसिकली अ स्कल्प्टर डिफाइनिंग हिज फॉर्म विद अटमोस्ट क्लैरिटी। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक स्कल्पचर थे तो लाइंस और वगैरह फॉर्म का उसने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 असर्शन में कहता है इम्प्रेशनिस्ट पेंटर वर नॉट आफ्टर इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कंटेंट। देखिए जो इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट थे, प्रभाववादी कलाकार थे, पेंटर थे, वो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली हमेशा यानी पीछे नहीं रहते थे, किसी से आगे रहते थे। सही है, बिकॉज दे वर फेथफुल टू पेंट चेंजिंग ऑप्टिकल्स रियलिटी इन एनवायरमेंट। और वो जो एनवायरमेंट में थे ऑप्टिकल रियलिटी उसमें बिलीव रखते थे, फेथफुल थे। तो बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट है हमारा आंसर। तो ए आ जाएगा हमारा सही, ए करेक्ट, आर इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 मैच द फॉलोइंग। प्लेनोग्राफी क्या होता है, जिसपे हमारा प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग एरिया एक ही सरफेस पे होता है। तो मैट्रिक्स हमारा रिटेन और ओरिजिनल सरफेस। स्टेंसिल क्या होता है, जिसके थ्रू हम इंक पास करते हैं, ठीक है, कलर इस प्रोसेस थ्रू सेपरेशन। तो हमारा दूसरा ऑप्शन आ जाएगा सही। कोलोग्राफी क्या होता है, हम टेक्सचर क्रिएट करते हैं उससे। और वुड कट ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 ये नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हमसे पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग। लिथोग्राफी में हम यूज़ करते हैं गम अरेबिक। एचिंग के लिए ये वाला केमिकल यूज़ करते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग में हम यूज़ करते हैं मैश को। मैश होता है वो कपड़े का फ्रेम, जिसे हम सिल्क स्क्रीन भी कहते हैं, और आजकल नाइलॉन और कई सारे ऐसे कपड़े यूज़ किए जा रहे हैं सिल्क स्क्रीन की प्रिंटिंग के लिए। और डिजिटल के लिए हम CMYK यूज़ करते हैं। डिजिटल के लिए हम CMYK कलर मोड यूज़ करते हैं जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं। वैसे डिजिटल का जो कलर मोड है वो RGB है, रेड ग्रीन ब्लू। और प्रिंटिंग में आते हैं सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, चौथा तीसरा हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 मैच द फॉलोइंग। राजा रवि वर्मा का वर्क है हमारा द महाराष्ट्रियन लेडी। रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है डांसिंग वुमेन। जामिनी रॉय का वर्क है मदर एंड चाइल्ड। नंदलाल बोस का वर्क है डांडी मार्च। और नंदलाल बोस का ये जो डांडी मार्च है ये वुड में बनाया गया है, ठीक है, वुड कट प्रिंट में है ये। और मदर एंड चाइल्ड कालीघाट शैली में बनाया है जामिनी रॉय ने। तो हमारा ए का तीसरा, बी का चौथा, तीसरा चौथा हमारा है ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 मैच द फॉलोइंग। हिंडोला महल एक दरबार है, एक हॉल है जो मांडू में स्थित है, ये MP के अंदर पड़ता है, ठीक है। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक राज्य में है। और विजय स्तंभ हमारा चित्तौड़गढ़ का काफ़ी फेमस है। सरखेज अहमदाबाद के अंदर है, गुजरात के अंदर, और चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, ठीक है। तो हिंडोला महल ए का तीसरा, बी का दूसरा, तीसरा दूसरा पहला चौथा। तो हमारा यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 मैच द फॉलोइंग। स्लीपिंग म्यूज है ब्रांकुसी की। ब्रांकुसी ने इसको बनाया था 1910 में, ठीक है, और ये ब्रॉन्ज में बना हुआ है। फ्रांस हॉल का काम है जॉली जेस्टर। विक्टर कजिन का काम है आर्ट फॉर आर्ट सेक। और रोजर फ्राई फॉर्मलिज्म की थ्योरी दी, और ये एक पेंटर भी है। तो हमारा हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये वाला पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो हिंदू भगवान और उनके जो सवारी है उनको मिक्स मैच करना है। हंस है ब्रह्मा जी की सवारी, पिकॉक है कार्तिकेय की सवारी, गरुड़ है विष्णु की सवारी, और मंगूस है कुबेर की सवारी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा पहला चौथा। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 मैच द फॉलोइंग। हनीबा जो टर्म है वो जापान की सेरेमिक से रिलेटेड है। सेल्डोन कोरिया की
पोर्ट्री से रिलेटेड है, पोर्सिलेन चाइना की टेराकोटा रिलेटेड है, और ब्लू पोर्ट्री हमारी जयपुर की है। ठीक है, तो हमारी हो जाएगी पहले का तीसरा, दूसरा, ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, मैच द फॉलोइंग। रेप ऑफ सेबाइन वुमेन, ये जो स्कल्पचर है वो बोलोगना द्वारा बनाया गया है, और इस स्कल्पचर में आपको यानी देखेंगे कि कैसे यानी एक आदमी उठाया रखा है एक लेडी को। गेट ऑफ पैराडाइज बनाया लोरेंजो घिबर्ती ने। द किस है रोडिन का, एक्टिसी टेरेसा बर्निनी की। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, चौथा, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मैच द फॉलोइंग। पॉइंटिंग के लिए यहाँ पे बताया गया है अ मैकेनिकल टेक्निक ऑफ कॉपिंग फ्रॉम अ 3 डायमेंशन मॉडल। मॉडल को यानी उसको कॉपी करने के लिए पॉइंटिंग काम आती है, और स्टूको के लिए हमारे बताया गया है एक्सटर्नली अप्लाइड प्लास्टर दैट कैन बी मोल्डेड और कार्व्ड। स्टूको यूज होता है जहाँ पे हम प्लास्टर वगैरह यूज करते हैं कार वगैरह के लिए। ग्लेज मेटालिक कार्विंग स्ट्रक्चर नेटवर्क सरफेस कोटिंग, तो ये हमारा ग्लेज आ जाएगा विट्रुअस सरफेस कोटिंग, और चीजेल आ जाएगा हमारा मेटालिक कार्विंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हमारा पहले का तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मैच द फॉलोइंग। देखिए एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। ब्रांड नेम होता है एक सिंबल जिसको जो प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर के बारे में बताता है। ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम होता है लीडिंग पर्सनालिटी यूजिंग फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए एक बड़ी पर्सनालिटी। ठीक है, ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज हो जाएगा। ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी क्या होता है? ये होता है अ सेट ऑफ असेट लिंक्ड टू ब्रांड एसोसिएशन। और ब्रांड स्ट्रेचिंग होती है अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल ब्रांड एबिलिटी। ठीक है, तो हमारा दूसरा तीसरा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मैच द फॉलोइंग। ब्राउन कलर देखने पर हमें कैसा फील आता है? तो वो आता है क्वाइटनेस, शांत, और सोरो, थोड़ा सा दुखद। ठीक है, ऑरेंज कलर को देखने से थोड़ा सा नॉलेजेबल, वार्म, क्योंकि ऑरेंज वार्म कलर है। ब्लू कलर से थोड़ा सा शांतनेस आते, पैशन यानी ट्रूथ एंड डिस्टेंस। ठीक है, पर्पल कलर से थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा लव, है ना, उसका फील आता है। तो हमारा पहले का पहला, चौथा, दूसरा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी और उससे रिलेटेड सर्विस वगैरह डिस्क्राइब करना है, मिस मैच करना है। तो अकाउंट रिव्यू कब होता है? जब क्वालिटी मेंटेन होती है क्लाइंट से, ठीक है, सर्विस वगैरह से रिलेटेड। अकाउंट रनिंग यानी प्लानिंग कैसे होती है? अकाउंट प्लानिंग होती है हमारी प्रोसेस ऑफ डिवाइसिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसको स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना, वो सारी प्लानिंग वगैरह में आती है। और फिर अकाउंट मैनेजमेंट, ये आता है एक्टिंग लिंक बिटवीन क्लाइंट एंड एड एजेंसी, तो वो सारा मैनेजमेंट में आता है। और अकाउंट ग्रुप होता है हमारा अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन एड एजेंसी। ठीक है, जब भी एड एजेंसी में हाईली टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मैच द फॉलोइंग। थ्री ग्रेसेस किसका काम है? यह है पीटर पॉल रूबेंस का काम है। ठीक है, थ्री ग्रेसेस। स्लीपिंग वीनस किसका काम है? ये है टिशियन का। और ट्रिब्यूट मनी मसाचियो का है, फेमस है काफ़ी। फिर लास्ट जजमेंट हमारा माइकल एंजेलो का है। ठीक है, तो हमारा सारा साथ में लग गया है। ए का चौथा, बी का तीसरा, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, मैच द फॉलोइंग। इम्पेस्टो क्या होता है? एक थिक लेयर होती है, ओपेक लेयर, जो हम पेंटिंग में लगाया करते हैं। वाटर कलर ट्रांसपेरेंट होते हैं।
और उसकी ट्रांसपेरेंटी की वजह से ही हमें थोड़ा सा मज़ा आता है काम करने में। ऑयल पेस्टल क्या होते हैं, ओपेक होते हैं, और एक्रेलिक हमारे ट्रांसपेरेंट और थोड़े से ओपेक होते हैं। ठीक है, तो हमारा इम्पेस्टो का चौथा, ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर 3 का लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। इनकाउस्टिक, इनकाउस्टिक क्या होती है, जब हम कलर में वैक्स का यूज करते हैं ना, तो वो इनकाउस्टिक पेंटिंग होती है। ठीक है, और ये टेसरा, टेसरा क्या होता है, टेसरा मोजाइक होती है, छोटी छोटी टाइल्स को हम टेसर यानी टेसरा कहते हैं, टेसरा। ये फ्रांस का वर्ड है, फ्रांस का वर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी सी खराब है फ्रांस वगैरह वर्ड के लिए। कोलाज, कोलाज हम वेस्ट मटेरियल से तैयार करते हैं। और मॉर्फिंग होता है स्पेशल इफेक्ट, जो हम कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका यूज करके अपनी पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह में डालते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे पेपर 3 के पूरे 75 क्वेश्चन। एक नॉलेजेबल वीडियो को लास्ट तक देखने वाले को मैं एक गुड लर्नर मानता हूँ, एंड यू आर एन अमेजिंग लर्नर। तो देखिए, अब पहले तो जाके सबसे यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक कीजिए और विजुअल नेट का पेपर डाउनलोड कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपका नॉलेज, कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ना है। और जब पेपर के लिए आप कॉन्फिडेंस होते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता पेपर क्रैक करने के लिए। ठीक है, और अगर कोई आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं तो, या आप सीरियस हो कि सर मैं नहीं करना चाहता हूं, तो उनके लिए मेरा ये पेड कोर्स अवेलेबल है, जिसमें मैं यानी बहुत सारी वैल्यूज प्रोवाइड करता हूं, लाइक क्वेश्चन पेपर, नेट यानी टेस्ट सीरीज चलती है और नोट्स मिलते हैं, एक एक कोचिंग मिलती है, और रिसेंट एक्टिविटी के ऊपर जो आर्ट एंड कल्चर की एक्टिविटी होती है जिसमें आर्टिस्ट और उसके वर्क और सबको डिस्क्राइब किया जाता है, उस ग्रुप का पार्ट आप बनोगे उस पेड ग्रुप में, और फ्री कंटेंट में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।